हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी के बीच में। और यह जो है आज का 11वां वीडियो है, तो आप लोग के सामने है, देख सकते हैं। एएनएम 10,709 पोस्ट के लिए लगातार तैयारी बिहार एएनएम और साथ में अन्य स्टाफ नर्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर के लिए कोई भी नर्सिंग के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, बाकी जो एएनएम वाले हैं 10,709 पोस्ट, उनके लिए लगातार रात में जो है 50 क्वेश्चन का सेट आता है। आप लोग अगर इसको मारते हैं, अभी तक मैं यह 10वां वीडियो करा रहा हूं और आज के बाद यह 11वां वीडियो है, यानी 500 क्वेश्चन जो है हम आपको करा चुके हैं। 500 क्वेश्चन, और यह 500 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि ये क्वेश्चन सीखने से बहुत सारे क्वेश्चन का नॉलेज मिले। ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ और अपना वीडियो डालते रहूँ। नहीं, मेरा मकसद है कि आप कुछ सीखें, कुछ समझें और आगे बेहतर कर पाएँ, जॉब ले पाएँ। ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि बिहार एएनएम में एक सीट आपको चाहिए, तो आप जो है यहाँ से आराम से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है, पहला ही प्रश्न मेरा है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक गर्भवती महिला को कौन से संक्रमण से लिए बचना चाहिए। मतलब एक प्रेग्नेंट वोमेन को इनमें से कौन से संक्रमण से बचना चाहिए। HIV, हेपेटाइटिस ए, सिफिलिस। HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस। ठीक है, HIV, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस। HIV, हेपेटाइटिस ई, सिफिलिस। तो इसमें राइट आंसर बी होगा, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। यह सब जो है आपका कौन सा रोग है, यह जो है संक्रमण है, और यह जो है आपके STD रोग है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, समझ गए। 2 नंबर है, कहता है पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्सल लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है। और एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रश्न आप अभी 50 क्वेश्चन देखेंगे, यह जो है आपके एक स्टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, यह जो है नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, जब नर्सिंग ऑफिसर में इतना लेवल के पूछता है, तो एएनएम में तो आपको और अच्छा जो है क्वेश्चन जो है इससे लो लेवल का ही रहेगा। तो क्यों ना आप अच्छे क्वेश्चन पढ़े, ताकि लो क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, एएनएम वाले को यह क्लास पढ़ना चाहिए। ठीक है, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है, 4 घंटे का अंतराल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा है, जन्म के कितने समय बाद जो है शिशु को स्तनपान करवा देना चाहिए। कितने घंटे, अगर बच्चा जन्म लिया उसके कितने घंटे के बाद स्तनपान करवाना चाहिए। 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे, चिकित्सक के कहने पर 6 घंटे। तो 1 घंटे के भीतर जो है स्तनपान करा देना चाहिए जन्म के। ठीक है, चौथा है, कहता है समान प्रसर में औसतन कितना खून बहता है। एक नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड निकलता है, 500 ml, यानी आधा लीटर ब्लड निकल जाता है। ठीक है, 5वां में है, बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स के अनुसार नाल यानी प्लेसेंटा को कौन सा थैली में डाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, शरीर से कोई भी ऊतक निकलता है उसको हम लोग पीले रंग में रखते हैं, तो पीला यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बायोमेडिकल बेस्ड से भी आपके एग्जाम में पूछेंगे। भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है। संक्रमण, टॉक्सिमिया, असुरक्षित गर्भपात, रक्तस्राव। माय डियर, भारत में जो मैटरनल डेथ का जो सबसे प्रमुख कारण है वह रक्तस्राव होता है। किसी न किसी कारण से, चाहे वो असुरक्षित एवर्सन हो, चाहे टॉक्सेमिया हो या संक्रमण हो, यह सब में जो है रक्तस्राव भारी नुकसान पहुँचाता है और इसके कारण जो है डेथ हो जाता है महिला को। ठीक है, 7वां प्रश्न है, असुरक्षित यौन संबंध अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। मतलब अगर कोई असुरक्षित यौन बना लेता है, मतलब बिना किसी जो है यूज किए हुए किसी चीज़ का अगर संबंध बनाता है, तो कितने समय के भीतर जो है इमरजेंसी जो है कंट्रासेप्टिव पिल लेने से जो है गर्भ ठहरने की संभावना कम हो जाती है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे। तो अगर आप 72 घंटे के अंदर अगर सेक्स करने के 72 घंटे के जो है भीतर अगर आप दवाई ले लेते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल ले लेते हैं, तो गर्भ के धारण जो है वह बहुत हद तक कम जाता है संभावना। ठीक है, 8वां है, प्रसव उपरोत्तर बंध्याकरण पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय बाद किया जाना चाहिए। मतलब कहता है कि प्रसव के बाद अगर किसी को बंध्याकरण करना है, स्टरलाइजेशन करना है, तो कितने समय बाद जो है कर सकते हैं प्रसव के। 12 घंटे से 7 दिन तक। ठीक है, देखिए 2 दिन से लेकर 7 दिन तक जो है इस बीच में आप बंध्याकरण कर सकते हैं। ठीक है, 9वां है,
वैस्कोटोमी के बाद कितने समय तक किसी परिवार को योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? माय डियर, वैस्कोटोमी क्या होता है? पुरुष में होता है, जिसमें भास डिफरेंस को काट दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे वैस्कोटोमी कहा जाता है। इसके बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? 1 माह, 3 माह, 2 माह, 5 माह, ठीक है, तो 3 माह तक, समझ रहे हैं, 3 माह तक अन्य योजनाओं तरीकों को शामिल करना चाहिए। लिवोन देख लीजिए, लेवो, ठीक है ना, लेवो नर्जेस्ट्रिल LNG IUD में कितने समय में बदल देना चाहिए? अब यह जो है हार्मोनल युक्त IUD होता है, ठीक है, यह LNG एक हार्मोनल है, ठीक है, और यह जो है IUCD में उपयोग किया जाता है इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस में। तो इसको कितने समय में बदल दिया जाना चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो 5 वर्ष में हार्मोनल अगर IUCD का उपयोग करते हैं तो 5 वर्ष में LNG वाला को बदला जाता है, ठीक है। 11 है, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितना है? मतलब राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो राजस्थान में शिशु मृत्यु दर इतना है, अभी करेंट में बढ़ भी सकता है, ठीक है, यानी 1000 पर 37 का डेट हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप जो है बिहार वाले का जो है सर्च कीजिएगा कि अभी बिहार में जो है शिशु मृत्यु दर कितना है, मातृ मृत्यु दर कितना है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ऐसा पूछता है। 12 है, BMW से क्या तत्पर है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, तो यही आपका जो है बायोमेडिकल वेस्ट B नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर है, रक्तचाप को मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ से किस ओर रखना चाहिए? ठीक है, देखिए रक्तचाप को मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? ठीक है, अंदर की ओर। इंस्ट्रूमेंट जो नली होता है उसको नली को हाथ के अंदर की ओर रखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग BP किसी को मापते हैं तो देखते होइएगा उसका जो नली होता है, जो ट्यूब होता है स्फेग्नोमीटर का, वह अंदर के तरफ जो है उसको रखते हैं, बाहर की तरफ केहूनी की तरफ तो नहीं लगाते हैं, यही चीज़ है। 14 है, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो प्रजनन दर 2.2 है, हो सकता है ये बढ़ा भी होगा, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से क्या कीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 15 है, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट बहुत परफेक्ट है टाइफाइड के लिए, ठीक है, तो यही हो जाएगा। मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है, यह मॉन्टेक्स जो है आपको TB के लिए होता है, ठीक है। 16 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है, ठीक है। 17 है, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? मतलब जल को फिल्टराइज करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इनमें से कौन रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होगा? लाइम का, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का। तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर जो है डालते हैं हम लोग जल में शुद्ध के लिए, तो यही हमारा राइट होगा, ठीक है। 18 है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित की जाती है? मतलब यहाँ पे PHC के बारे में पूछ रहा है, और मैं ये अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि PHC जो है आपको 20,000 के जनसंख्या से लेकर, ठीक है, 30,000 के जनसंख्या में जो है यह क्या होता है, इससे जो है स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो 30,000 के जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में और 20,000 के जनसंख्या जो है किसमें? 20,000 के जनसंख्या जो है पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में 20,000 के जनसंख्या पे होता है, जबकि समतल मैदानी क्षेत्र में 30,000 के जनसंख्या पर PHC, ठीक है। और इसी में 4 गुना कर दीजिएगा तो यह CHC के लिए हो जाएगा। अब कैसे? तो देखिए 4 जो PHC होता है ना, 4 PHC को कवर जो है 1 CHC करता है, ठीक है। 4 PHC के ऊपर 1 CHC होता है, तो इसका 4 से आप देख लीजिए गुना कर दीजिए जनसंख्या में, और तो जो है यह 1 CHC के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी 20 से लेकर 30,000 के जनसंख्या पर 1 PHC होता है, तो 4 से गुना कर दीजिएगा तो 80,000 हो जाएगा, और इधर 1,20,000 हो जाएगा। तो 80,000 आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में और 1,20,000 समतल क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रहता है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को? आगे देखिए
19 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितना। मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि आपको एक चीज़ें ध्यान देना होगा कि बिहार के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिहार के लिए एएनएम के लिए आप पहले ये चीज़ जान लीजिए कि बिहार में अभी मातृ मृत्यु दर कितना है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर कितना है बिहार में, ठीक है। शिशु मृत्यु दर अभी बिहार में कितना है, ठीक है। कुल मृत्यु दर कितना है बिहार में। ये सब चीज़ें को जो है आपको पहले बिहार के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड, मृत्यु दर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि यह सब स्वास्थ्य के एक अंग है। देश में पिछली जनसंख्या कब की गई थी, तो आपको पता है 2011 में पिछली जनसंख्या देश में हुई है। उसके बाद अभी तक कोई जनसंख्या जो है नहीं हुआ है, चूँकि 2021 में ही होना था। प्रत्येक 10 सालों के बाद एक बार होता है। आगे है, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है। तो माय डियर, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 70 पॉइंट इतना जो है हमारे भारत देश में निवास करता है। लगभग 18% कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 18 नहीं है, 17 है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 22 है, पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मतलब कहता है कि पीने के पानी में क्लोरीन की जो फ्री मात्रा है कितनी होनी चाहिए, तो 0.5 mg पर लीटर में, इससे ज़्यादा जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्लोरीन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू किया गया, 2000 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ठीक है। नियंत्रण नीति नहीं पूछता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी ठीक है ना, देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM की शुभारंभ किस वर्ष में की गई। तो आपको पता होगा, मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ। NRHM को जो है 2005 में जो है यह लागू शुभारंभ किया गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया। 25 है, आशा सहयोगिनी समानता कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है। तो जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं नर्सिंग ज्ञान वाले चैनल पर, उनको थ्योरी कंप्लीट होगा, ठीक है। जब थ्योरी कंप्लीट है तो आसानी से आप क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। आशा जो है कितने हज़ार के जनसंख्या या कितने जनसंख्या पर एक आशा का नियुक्ति किया जाता है। 500, 1000 जनसंख्या, 2500, 5000। तो 1000 जनसंख्या पर आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है, ठीक है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब ख़त्म कर दिया गया है। मलेरिया, नारू, HIV और घेगा। तो माय डियर, यहाँ पे HIV होगा, SIV नहीं, ठीक है। तो जो पोलियो रोग है, जो नारू रोग होता है, इसको जो है भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, घोषणा हो चुका है। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए। देखिए, अब जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनता है, तो इसके लिए इस रजिस्ट्रेशन के लिए एक अधिनियम है, एक एक्ट लाया गया है, ठीक है। अब इस एक्ट के तहत जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए, मतलब जन्म के कितने दिन के बाद, कितने दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए। 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन। तो राइट आंसर आपका है 21 दिन। एक का जन्म होता है तो जन्म से 21 दिन तक जो है इसके अंदर में करवा लेना चाहिए जो है जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आगे देखिए, खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। माय डियर, खसरा जो है वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से। याद रखिएगा, अधत्वचीय, ठीक है। सब खसरा में होता क्या है, तो मुंह के आसपास शरीर पर लाल लाल धब्बे, चकत्ते हो जाते हैं, फीवर हो जाते हैं, और यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 25 होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 30 है, बच्चों को दस्त का रोग का इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या देना चाहिए। कहता है कि बच्चों में जब डायरिया हो, दस्त रोग हो, तो इसके लिए ORS के साथ में और क्या देंगे, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, विटामिन, जिंक। तो जिंक का गोली जो है देना चाहिए, जिंक देना चाहिए ORS के साथ में, ओके। 31 कहता है, समान व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, HbA1c जो होता है यह शुगर लेवल का टेस्ट होता है, ठीक है। यह रेशियो बताता है कि कितना जो है बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है, कितना %, ठीक है। तो 6 तक अगर किसी का है
या 6.5 तक भी अगर किसी का रहता है तो यह जो है नॉर्मल सामान रहता है। इससे ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो 6 से कम ही नॉर्मल होने चाहिए एक समान व्यक्ति में, ठीक है। आगे देखिएगा 32 है, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की मात्रा की मधुमेह का संदेह होता है। कहता है कि एक वयस्क में, एक एडल्ट व्यक्ति में आरबीएस, ठीक है, आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब जब मन जाए ब्लड का शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो वह रैंडम होता है, ठीक है। तो रैंडम में कितने होने के बाद जो है मधुमेह का संकेत होता है। तो माय डियर, रैंडम में अगर आपका 140 mg प्रति DL से अगर ऊपर आपका जा रहा है शुगर लेवल, तो समझिए कि यह जो है आपके डायबिटीज़ का संकेत देता है, ठीक है। लेकिन अगर यही 170 से ऊपर हो जा रहा है तो पूर्ण रूप से माना जाता है कि यह जो है व्यक्ति में शुगर है। रैंडम अगर 170 से ऊपर हो जाए तो मानते हैं कि व्यक्ति में शुगर है, ठीक है। जबकि 140 है तो हो सकता है यह खाने होने के वजह से भी हो, बढ़ा हो, तो इतना जो है ये नहीं होता, लेकिन संकेत करता है कि हाँ डायबिटीज़ है, लेकिन यह उतना रिस्की नहीं होता है। खाने के बाद अगर 200 से अधिक आ रहा है, खाने के बाद अगर आप ब्लड शुगर करा रहे हैं और 200 से अधिक आता है तो हम समझते हैं कि यह जो है आपके रिस्की होता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए 33 है, मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो देखिए मधुमेह में होता यह है कि हमारा जो पैंक्रियाज है वह ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है उसका नियंत्रण सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उससे नियंत्रण सही से नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता जो है वह हाइपोग्लाइसेमिया होता है। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। कहीं भी हाइपो लगा हो तो समझिएगा कम है इसका मतलब, अगर हाइपर लगा है किसी के आगे तो समझिएगा तीव्र यानी अत्यधिक, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, ठीक है। तो यह जटिलता। 34 है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम, रक्त के माध्यम से। तो माय डियर त्वचा नहीं होगा, गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, रक्त के माध्यम से और लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। 35 है, निम्नलिखित सभी कारण स्तन का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के कारण। माय डियर निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक। सिवाय वह एक कौन सा है? लेट मेनोपॉज, अत्यधिक वजन, ठीक है, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध और शारीरिक व्यायाम न करना। तो माय डियर देख लीजिए, लेट मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज का देरी से जो है होना, यह भी जो है स्तन कैंसर को बढ़ाता है। ज़्यादा वजन भी स्तन कैंसर को बढ़ाता है, यानी फैट होगा, ठीक है। कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध करना, यह कैंसर का कोई जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शारीरिक व्यायाम न करना, फिर फैट बढ़ना और फिर कैंसर होना, यह रिलेटेड है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 36 है, स्तन की स्वयं जांच यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? महामारी के दौरान, महामारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, महामारी शुरू होने के 10 दिन पहले, यदि महिला हार्मोनल ले रही हो तो रक्तस्राव शुरू होने के अगले दिन, ठीक है। तो सबसे से ब्रेस्ट को अपने से जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त समय महामारी के प्रथम दिन के 7 से लेकर 10 दिन के बाद, ठीक है। महामारी शुरू होता है उसके प्रथम दिन से 7 दिन वेट कीजिए, 7 दिन से 10 दिन के बाद जो है कर सकते हैं, सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। 37 है, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या होता है? बहुत हानि होता है। समय से पहले प्रसव, बढ़े वजन वाला नवजात शिशु, कम वजन वाला नवजात शिशु, नपुंसकता, इम्पोटेंस। माय डियर किसी महिला अगर गर्भ के दौरान अगर तंबाकू का सेवन कर रही है तो उसके बच्चे में और प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, साथ में उसमें विकास कम हो जाएगा और वजन कम वाला बच्चा होगा, लो बर्थ वेट बेबी होगा, ठीक है। 38 है, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? तो आपको पता है इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः जो है किसके लिए दिए जाते हैं? तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, ठीक है। अगर किसी को टाइप 1 का जो इंसुलिन हो जाता है, वयस्क में यह बहुत कम होता है, ठीक है, यह बच्चे में ज़्यादा होता है, ठीक है। जो जुवेनाइल, इसे हम जुवेनाइल जो है डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं, बच्चे का मधुमेह रोग, इसे बाल मधुमेह कहते हैं टाइप 1 को। जबकि टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 जो DM होता है, यह वयस्क बूढ़ा में होता है, ठीक है।
तो इसमें नॉर्मल दवाई उवाई लेने से ठीक रहता है। लेकिन अगर किसी को टाइप 1 हो जाता है, मतलब समझिए कि उसका पैंक्रियाज खराब है और फिर इसको हमेशा जो है इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, ठीक है। 39 है, समान मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिदिन कितने आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। 100 से 150 माइक्रोग्राम, याद रखिएगा माइक्रोग्राम है, ग्राम नहीं है, ठीक है। 40 है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल ली जा सकती है। आईपीवी वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, ठीक है। तो माय डियर, जो हेपेटोमेगला जो एचपीवी वैक्सीन होता है, इससे लेकर जो है सर्विक्स कैंसर, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला जो कैंसर होता है वह सर्विक्स कैंसर ही होता है, ठीक है। और यह सर्विक्स कैंसर के लिए आप एचपीवी वैक्सीन ली जा सकती है, ठीक है। चलिए 41 है, देखिएगा नीटेन, देख लीजिए, नॉर्थेरेडॉन इनेंथेंट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है, ठीक है। देखिए नेंटेन एक जो है दवाई है, ठीक है। यह जो है नॉर्थेरेडॉन इनेंथेंट गर्भधारण के कितने समय के लिए बचाता है। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो 2 माह के लिए आपके जो है नीटिन जो है 2 माह के लिए बचाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 42 है, आईयूसीडी का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव साइड इफेक्ट क्या है। यानी आईयूसीडी लगाने से सबसे कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो, रैप्चर ऑफ यूट्रस, एक्सपल्सन ऑफ आईयूसीडी, ठीक है। तो माय डियर, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन फ्लो, अगर कोई आईयूसीडी लगाता है तो आईयूसीडी क्या करता है कि बहुत ज़्यादा जो है मासिक स्राव को होने देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यही इसका साइड इफेक्ट है। 43 है, ऐसे साइड इफेक्ट इसमें सब है, ठीक है। इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, यह भी साइड इफेक्ट है। यूट्रस रैप्चर हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, यह भी सही है। और एक्सपल्सन ऑफ आईयूसीडी, यह भी सही है। बट सबसे जो है अधिक पूछ रहा है तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है 43 नंबर, HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए मीन्स, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कहता है HIV संक्रमण के पता लगाने के लिए कौन सा जो है इसमें तकनीक अपनाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए एलिसा टेस्ट जो है HIV के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसमें भी वेस्टर्न ब्लॉट एलिसा होनी चाहिए, ठीक है। HIV संक्रमण के पता लगाने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एलिसा तकनीक जो है अपनाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 44 है, किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सा है। तो माय डियर, एनीमिया जिसे हम लोग कहते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, जो किशोरों में सबसे ज़्यादा पोषण से होने वाला एनीमिया होता है, जो आयरन के कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, लौह युक्त कमी के कारण, ठीक है। 45 है, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। माय डियर, किशोरावस्था में विश्व में सबसे ज़्यादा आत्महत्या जो है कारण बनता है मृत्यु का। चूँकि पूरे विश्व के डाटा में यह देखा गया है कि किशोरावस्था मीन्स 14 से 18 वर्ष के उम्र में बच्चे जो है सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी माध्यम से। तो यह आत्महत्या सबसे ज़्यादा कारण बनता है मृत्यु का, ठीक है। 46 है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है किसमें, पुरुषों में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की बात करेगा तो यह महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखिएगा। 47 है, किशोर बालक बालिकाओं में डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की कितनी डोज देते हैं। माय डियर, एक किशोर बालक है, लड़की और लड़का है, किशोर है, तो उसे डीवर्मिंग के लिए मतलब उसे जो है जीवाणु को ख़त्म करने के लिए, कृमि को ख़त्म करने के लिए एल्बेंडाजोल सबसे उपयुक्त होता है। और यह कितनी डोज देते हैं, तो माय डियर यह 400 mg OD एक दिन, और होरासमनी मतलब सोते समय 400 mg दिन में एक बार सोते समय देते हैं, ठीक है। 48 है, गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या करता है। इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का फैल सकता है, गलत, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलता है, सही बात है, ठीक है। वेक्टर द्वारा, गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत। तो यही होगा बी आंसर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है संपर्क द्वारा नहीं फैलता है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए,
49 है, किसी वयस्क व्यक्ति का समान रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। माय डियर, किसी व्यक्ति का समान जो रक्तचाप होता है वह 120/80 mmHg होता है, और ऊपर वाला ऐसे जो है ऐसे भी हम लोग लिखते हैं 120/80 mmHg लिखते हैं, ठीक है। तो यह होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है डायसिस्टोलिक। और इसी में अगर हाइपरटेंशन पूछ देगा तो 140/90 इतना, और यह इससे ऊपर होने पर हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए 50 है, और आज का लास्ट प्रश्न है, मधुमेह डायबिटीज मेलाइटिस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या है। मतलब एक चीनी रोग शुगर वाले पेशेंट का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण कौन सा है। अत्यधिक पेशाब आना सही है, अत्यधिक प्यास लगना सही है, अत्यधिक भूख लगना सही है, उपरोक्त में से सभी सही है, तो यही डी सभी सही है। और इसके लक्षण को 3PS कहते हैं, 3P कहते हैं, ठीक है ना। 3P यही है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से माय डियर जितने भी ANM या जितने भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं, मैं आपको बता दूं 50 प्रश्न बड़ी आसानी के साथ मैंने करा दिया आप लोग को। अब आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। मैंने जो भी है मैं आपको कोशिश करता हूं बढ़िया से पढ़ाने का, तैयारी कराने का। तो जो भी बिहार के ANM कैंडिडेट है, ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, और जितना मैं एग्ज़ाम तक पढ़ा दूंगा ना, इसी के अंदर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ, ठीक है। कम से कम 80% तो प्रश्न जो है इसी के अंदर से रहेगा जो मैं एग्ज़ाम तक पढ़ाऊंगा, और उसको अगर कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो आपके 80% क्वेश्चन इसी से रहेगा जहां से मैं पढ़ाऊंगा। समझ गए? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।